अच्छा जी, हम थे पाई चार्ट पे। सही है, पाई चार्ट की मैंने डिग्रीज बता दी थी कि डिग्रीज उसकी कैसी, मतलब फीमेल्स की जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी उसको हमने किस तरीके से कन्वर्ट किया, ये मैंने बता दिया था। अब हम पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट मैंने बताया था कि एक सर्कल आपने बनाना है और मिड में एक डॉट बना देना है और लेफ्ट हैंड साइड पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। मर्जी आप लेफ्ट पे कर लें, राइट पे कर लें, मैंने लेफ्ट पे करी है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले जब आपने सर्कल बनाया, आपने डॉट बना लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, लाजमी है सर्कल बनाने के बाद मिड में, अच्छा बिल्कुल मिड में ही जो है ये डॉट बनाइएगा, आगे पीछे नहीं करिएगा, सही है। जो भी आप सर्कल बनाएंगे बिल्कुल उसके मिड में ही ये डॉट होना चाहिए। फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो आपने लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद ये जो डी का, देखें ये जो डी का मतलब डॉट है ना, ये उस डॉट से मीट होना चाहिए जो हमने डॉट बनाया है, ठीक है। एक सर्कल पे जो हमने डॉट बनाया है वो डॉट इससे मीट होना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इस डी के डॉट को, ठीक है, इस डी के डॉट को जो है वो मैंने उस डॉट से मीट करा जो मैंने बनाया था, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि सबसे पहले, ठीक है, और ये जो लाइन है, ठीक है, ये देखें, ये मैंने, ये जो डॉट है ये मैंने उस डॉट पे रख दिया जो डॉट मैंने बनाया था, और ये जो डॉट के साथ लाइन है ना, ये उस लाइन से मिलनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, ठीक है। ये वाली लाइन उससे मिलनी चाहिए, ठीक है। अब मैं देखूंगी यहाँ से सबसे पहला जो था वो मेरा 96 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। अगर देखा जाए सबसे पहले जो नो एजुकेशन में फीमेल थी उसका जो डिग्री था वो 96 था। सबसे पहले मैं 96 को देखूंगी, तो मैंने इस डॉट से उस डॉट को मीट करा, इस लाइन से इस लाइन को मीट करा। फिर मैंने देखा कि जो मेरा 96 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए ये 90 है, ठीक है, ये जो मेरी फिंगर है ये 90 है। 90 के बाद हम काउंट करेंगे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96 आया मेरे यहाँ पे। मैंने यहाँ डॉट बना के ये लाइन ड्रॉ कर ली कि मेरा 96 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मेरा यहाँ आ रहा है। तो मेरा ये एक बॉक्स बन गया जो कि नो एजुकेशन का नाम मैं दे दूंगी, ठीक है। और इसमें मैंने ये लाइंस ड्रॉ करनी, वन बाय वन हम डिग्री के जो बॉक्सेस बनाते जाएंगे, जैसे नो एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉलेज के, उसको अब हम अलग अलग शेप देते जाएंगे। इस तरीके से नो एजुकेशन में मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर ली। अब मैं दोबारा से, अब मेरा जो है 144 डिग्री सेंटीग्रेड है प्राइमरी का, अब मैं प्राइमरी का बनाऊंगी। तो मैंने बिल्कुल उसी तरीके से करना है कि ये जो डॉट है उस डॉट से मीट होना चाहिए जो मैंने डॉट बनाया है, ठीक है। और ये जो लाइन है अब ये उस लाइन से मिलनी चाहिए जो लास्ट टाइम मैं बना के आई हूँ। लास्ट टाइम जो मैं लाइन बना के आई हूँ वो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन नहीं है। अब मैं डॉट को तो मिलाऊंगी लेकिन जो लाइन है मैं ये वाली कंसिडर करूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस डॉट से डॉट को मीट करा, इस लाइन को लाइन से मीट किया, तो मेरा 144 जो है, जो मेरा 144 है वो मेरा आया यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि 140 था, फिर 141, 142, 143, 144, तो 144 की लाइन मेरी यहाँ आ रही है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो बॉक्स बन गया ये प्राइमरी का हो गया। और इस प्राइमरी में आपको इस वीडियो में शायद नजर नहीं आ रहे होंगे लेकिन मैंने डॉट्स डाले हुए हैं, ठीक है। इस प्राइमरी के जो मैंने जो डिग्री का ये एक बॉक्स बनाया इसको मैंने डॉट्स की शक्ल दे दी, ठीक है। इसके बाद मैं, अब हमारा जो तीसरा है, थर्ड है, वो 80% डिग्री सेंटीग्रेड है सेकेंडरी फीमेल्स का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं दोबारा से जो है इस डॉट को तो डॉट से मीट करूंगी, लेकिन जो मैं लास्ट टाइम जो लाइन ड्रॉ करके आई हूँ वो ये वाली है। अब मैं इस लाइन को कंसिडर करूंगी, ठीक है। इस तरीके से ये मुझे रजिस्टर को थोड़ा टर्न करना होगा, सही है। इस रजिस्टर को मैंने टर्न किया। अब मैंने क्या करा कि मैंने इस डॉट को डॉट से मिलाया, उस लाइन को उस लाइन से मिलाया, ठीक है। लास्ट टाइम जो मेरी लाइन है वो मैं ये वाली बना के आई हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लाइन लाइन मीट कर रही है, डॉट डॉट से मीट कर रहा है, ठीक है। तो मेरा जो 80%, ठीक है, 80% डिग्री सेंटीग्रेड है वो मेरा यहाँ आ रहा है। तो मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसको मैंने सेकेंडरी का नाम देके इस तरीके से लाइंस बना दी
और ये शेप की बन गई, ठीक है। सेकेंडरी मैंने ये वाली लाइंस बना दी, ठीक है। हर बॉक्स को मैं अलग अलग शेप देती जा रही हूँ ताकि पता चलते रहे, ठीक है। अगर मैं खाली छोड़ दूंगी तो सारे बॉक्सेस एक जैसे ही लगेंगे, ठीक है ना, इसलिए अलग अलग जो है मैंने शेप दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से रजिस्टर मैं दोबारा से टर्न कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैं जो लास्ट वाली लाइन है वो मैं ये वाली ड्रॉ करके आई हूँ। तो मैंने क्या करा कि इस डॉट को तो डॉट से मीट करा, और लाइन जो, अच्छा ये लाइन जो हमने देखनी है ना, ये वाली डॉट की जो ये लाइन जा रही है ना, हमने इस लाइन को कंसीडर करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस डॉट से डॉट को मीट किया, ये लाइन लाइन से मिल रही है। अब जो मेरा 40% है, ठीक है, अब जो मेरा 40% है वो मेरा यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है। मतलब ये उसी जगह पर आ रहा है जो लाइन मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने इस सर्कल बनाया था तो मैंने सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर ली थी, ठीक है। तो लास्ट डिग्री सेंटीग्रेड हमारा 40 था, और 40 जो आ रहा है वो यहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये लाइन तो पहले से ही ड्रॉ थी, मैंने ड्रॉ करी नहीं, तो ये जो बॉक्स बना लास्ट वाला, ये कॉलेज का मैंने नाम देते हुए इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए, ठीक है। मैंने सर्कल्स की शेप दे दी। तो तमाम जो मेरे नो एजुकेशन में जो तमाम कैटेगरीज थी उनको मैंने अलग अलग शेप दी और मैंने ये पाई चार्ट बना दिया, ठीक है। तो जब आप देखना चाहें कि भाई पाई चार्ट ठीक है, तो पाई चार्ट अगर सही है, अगर पाई चार्ट आपकी ठीक है, तो उसको पहचानने का तरीका, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि जो हमारा लास्ट डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना, जैसे मैंने यहाँ 40% था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं सॉरी परसेंट कह दिया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लास्ट वाली जो लाइन है वो वही लाइन होनी चाहिए जो आप फर्स्ट टाइम, मतलब जो फर्स्ट आप सर्कल बना के एक लाइन ड्रॉ करेंगे वही लाइन होनी चाहिए जो मेरा लास्ट डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जैसे कि मेरा 40 डिग्री सेंटीग्रेड लास्ट था, उस लास्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा यहीं पर आ रहा है जो लाइन में पहले से ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरी पाई चार्ट बिल्कुल ठीक है, आपके भी ऐसी होना चाहिए, ठीक है, कि जो आपका लास्ट जो डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना, उसकी लाइन वही होनी चाहिए जो आप ऑलरेडी बना चुके होगे, ठीक है। इस तरीके से पाई चार्ट आपकी कंप्लीट हो गई है। बस याद रहे कि डॉट जो है वो बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मिड में होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले आपने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे आपने जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है। हर जो आप डिग्री को बनाते जाएंगे अलग अलग उसको शेप देनी है, इस तरीके से नाम भी मेंशन करना है, ठीक है। और ये आपकी पाई चार्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। डी से मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। जो पॉइंट है वो आपने ये वाला कंसिडर करना है, और लाइन भी आपने ये वाली कंसिडर करनी है। और जो डिग्री के आप नंबर लेंगे ये ऊपर वाले लेने हैं, जो बिल्कुल फ्रंट मतलब ऊपर दिए हुए ना सबसे ऊपर, ये वाले नंबर्स आप जो हैं वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये जो डिग्री है ना, ये डिग्री आपने ऊपर वाले नंबर्स में देखनी है, ठीक है। तो ये पाई चार्ट आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो था वो मल्टीपल बार चार्ट थी। मल्टीपल बार चार्ट का मतलब कि आपको जो मेल एंड फीमेल की कैटेगरीज दी हुई है, इन दोनों की आपने बार चार्ट जो है वो बनानी है। तो वो बार चार्ट किस तरीके से बनेगी, वो बार चार्ट बनेगी इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपने ग्राफ की शेप में लाइंस ड्रॉ करनी है। इसको वाई एक्सिस का नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, इसको एक्स एक्सिस का नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। यहाँ पे आपने जो है वो क्या रखना है, अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपने मेल एंड फीमेल दोनों का जो है ना वो नंबर्स देने, ठीक है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल, जो मेल एंड फीमेल की यहाँ पर कैटेगरीज दी गई हैं, इन दोनों के आपने नंबर्स यहाँ पे मेंशन करने। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इन दोनों को अगर हम देखें, इन दोनों में जो सबसे छोटा नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। और इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर 20 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी वो 5 से स्टार्ट हो रही है तो वो 20 पे खत्म हो रही है, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पर 20 नहीं है ना, मतलब छोटा नंबर जो दोनों में वो 5 है, और जो फ्रीक्वेंसी लास्ट है वो 20 है, 20 से बड़ा नहीं है, 20 से यहाँ पे सबसे छोटे ही है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने 0 से 20 तक की जो वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे शो कर दी कि जो मेल एंड फीमेल की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे छोटे नंबर 5 है, तो 5 से स्टार्ट करके 20 मतलब 20 तक लास्ट जा रही है। तो मैंने यहाँ पे 0 से 20 तक नंबर्स शो कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे वही नो एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉलेज का नाम मेंशन कर दिया। अब मैं 1 बाय 1 जो है वो बार बनाती जाऊंगी। यहाँ पे जो हमने बार बनाए थे ये सिर्फ मेल के बार थे, तो इसी तरीके से मेल के बार तो बनेंगे, पर इसके साथ जो है वो मैं मर्ज करके फीमेल के बार भी बनाऊंगी। तो अगर देखा जाए तो नो एजुकेशन में जो मेल है
वो 5 है और फीमेल जो है वो 12 है। तो सबसे पहले मैं मेल का बार बना लेती हूँ। तो मैंने नो एजुकेशन से लाइन ड्रॉ करी और मेल जो थे वो 5 थे नो एजुकेशन में, मैंने एक बार बना दिया 5 का। लेकिन नो एजुकेशन में जो फीमेल्स थी वो 12 थी और 12 जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और ये मैंने 12 तक रोक दी और जो है ये एक बार मैंने बना दिया। 12 जो वो 12 10 के बाद आ रहा है, जैसे 10 11 12, तो मेरा जो है फर्स्ट करें कि 12 मेरा यहाँ आ रहा है। तो मैंने नो एजुकेशन में जो फीमेल थी वो 12 थी और मैंने लाइन ड्रॉ करी और मैंने 12 तक स्टॉप कर दी और एक मैंने बार फीमेल का बना दिया। मेल का जो बार है उसमें मैंने डॉट्स बना दिए और फीमेल का जो बार है उसमें मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली, ताकि ये जो है आइडेंटिफाई कर सके कि मेल का बार कौन सा फीमेल का बार कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से नो एजु। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्पेस नहीं देना। ठीक है, ये तो नो एजुकेशन का हमने मल्टीपल बार बनाया है ना, कि मेल एंड फीमेल भी नो एजुकेशन में, तो दोनों का साथ बनाया है, इसलिए हमने मर्ज करके बनाया है। ठीक है, कि जो नो एजुकेशन में मेल्स थी उसका बार ये है और जो नो एजुकेशन में फीमेल्स है उसका बार ये है और ये मर्ज करके बनाना है। फिर हमने स्पेस देनी है। फिर प्राइमरी का बनाना है। अब प्राइमरी में जो मेल थी वो 20 थे, मेल जो थे वो 20 थे और फीमेल जो थी वो 18 थी। ठीक है, तो मेल जो थे वो 20 थे, तो मैंने प्राइमरी से लाइन ड्रॉ करी और मैंने 20 पर स्टॉप करके ये एक बार बना दिया। और जो फीमेल थी वो मेरी 18 थी, तो मैंने यहीं से लाइन ड्रॉ करी और 15 के बाद 16 17 18। तो फर्स्ट करें 18 मेरा यहाँ आया, तो मैंने प्राइमरी की लाइन ड्रॉ करी और मैंने 18 तक स्टॉप करी और मैंने ये एक बार बना दिया। ये मेल का बार था जो कि डॉट्स से मैंने शो करा और ये फीमेल का बार था जो कि मैंने लाइंस ड्रॉ करके शो करा। इस तरीके से प्राइमरी का मैंने मर्ज करके मेल एंड फीमेल का बार बना दिया। फिर मैंने स्पेस दी और फिर सेकेंडरी। सेकेंडरी में जो मेल थे वो 15 थे और जो फीमेल थी वो 10 थी। तो मैंने सेकेंडरी से एक लाइन ड्रॉ करी मेल के लिए और 15 तक मैंने स्टॉप कर दी और ये बार बना दिया। और जो फीमेल्स थी वो 10 थी, तो मैंने लाइन ड्रॉ करी 10 पे स्टॉप कर दी और मैंने ये बार बना दिया। मेल का जो बार था वो डॉट से शो करा और फीमेल का जो बार था वो लाइंस ड्रॉ से शो करा। फिर मैंने स्पेस दी। फिर कॉलेज में जो मेल थे वो 10 थे और फीमेल जो थी वो 5 थी, तो मैंने कॉलेज से लाइन ड्रॉ करी और 10 तक मैंने स्टॉप करके ये एक बार बना दिया कि कॉलेज में जो मेल थे वो 10 थे और कॉलेज में जो फीमेल्स थी वो 5 थी, तो मैंने लाइंस ड्रॉ करी और मैंने ये एक बार बना दिया। ठीक है, और मैंने वही मेल में जो वो डॉट्स बना दी और फीमेल की जो बार है मैं लाइंस ड्रॉ कर दी। यहाँ पर मैंने ये शो भी कर दिया है कि मेल में मेल के जो बार्स हैं उनमें डॉट्स हैं और जो फीमेल के बार हैं उनमें लाइंस हैं। तो जब भी आप मल्टीपल बार डायग्राम बनाएंगे आपने दोनों की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है कुछ हिंट देनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंट दी कि भाई मेल की जो बार है उसमें डॉट्स है और फीमेल्स के बार जो है वो लाइंस है, क्योंकि हम यहाँ पे नाम तो शो नहीं कर सकते ना, हम यहाँ पे नहीं लिख सकते कि भाई ये मेल के बार है फीमेल के, नहीं, हमें कुछ शेप दे देना। ठीक है, आपको शेप दे दिएगा कि जिससे आइडेंटिफाई कर सके कि भाई ये मेल के बारे और ये फीमेल के बारे, सिर्फ मल्टीपल बार चार्ट में। तो ये आपकी मल्टीपल बार चार्ट भी आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 ही डायग्राम्स थी, इसमें बार चार्ट थी, पाई चार्ट थी और मल्टीपल बार चार्ट थी। ठीक है, तो ये 3 डायग्राम्स थी, इसको डायग्राम्स भी कह सकते हैं, चार्ट नहीं डायग्राम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है the mean of 24 values is computed as 41.75 if an additional value 68 is to be included in the data. If value 36 is to be excluded from the data, then find mean. हमें 24 वैल्यूज का मीन दिया हुआ 41.75। अच्छी कंप्यूटेड है। ठीक है, कंप्यूटेड, ठीक है, हो चुका है ये कंप्यूटेड। तो 24 वैल्यूज का जो मीन इन्होंने कंप्यूट करके दिया वो 41.75 है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम 68 जो है वो इंक्लूड करें डेटा में, और दूसरी जगह ये भी कहा हुआ है कि अगर हम 36 वैल्यू जो है वो एक्सक्लूड करें, मींस माइनस करें डेटा से, तो अब हमारा मीन क्या होगा, फिर मीन निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो ये ए देखते हैं कि 24 वैल्यू का मीन दिया हुआ 41.75। सही है, अगर हम 68 को इंक्लूड करते हैं तो अब हमारा मीन क्या है। तो इसके लिए जब भी ये इंक्लूड या एक्सक्लूड की बात आती है तो हमारे पास समीशन एक्स होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मतलब मीन जो अनग्रुप डेटा, ये अनग्रुप डेटा है, ठीक है, नहीं अनग्रुप डेटा ही दिख रहा है यहाँ पे, ग्रुप डेटा की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें लग सके कि ये जो मीन इन्होंने कंप्यूट करा है ये ग्रुप डेटा का, ये अनग्रुप, इन्होंने वैल्यूज़ बताई है। ठीक है, वैल्यूज़ का मतलब ये एन बताया हुआ है
और जो अनग्रुप डेटा का मीन फॉर्मूला वो ये होता है कि मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें जब एन दिया हुआ है तो इससे हमें लग रहा है कि ये अनग्रुप डेटा है, तो हमें एन दिया हुआ है, हमें मीन भी दिया हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि अनग्रुप डेटा का जो मीन फॉर्मूला है वो क्या है, मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो हमारे पास मीन भी है जो कि 41.75 दिया हुआ है, और हमें 24 वैल्यूज, मतलब हमें क्वांटिटी बताई हुई, मतलब एन भी हमें बताया हुआ है, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने लिखा कैलकुलेट समीशन एक्स। मैं सॉल्यूशन क्या कर रही हूँ, ये जो ए है ये ए मैं सॉल्यूशन कर इसका सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेट करा समीशन एक्स, मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। ये मीन का जो है वो एग्जैक्ट फार्मूला है। तो मेरे पास मीन भी है जो कि 41.75 है, समीशन एक्स नहीं पता, एन हमारा 24 वैल्यूज है, ये 24 हमारा एन दिया हुआ। अब मुझे समीशन एक्स कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगी कि 41.75 को तो मैं यही रहने दूंगी, ये जो 24 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 41.75 ये ऐसे आ गया, इज इक्वल टू समीशन एक्स ये ऐसे आ गया। जब मैंने 24 को मल्टीप्लाई करा 41.75 से तो मेरा आंसर आया 1002। ठीक है, ये मेरा समीशन एक्स आ गया। अब मुझे समीशन एक्स पता हो, मतलब मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं ये वर्डिंग लिखूंगी कि इफ एन ऑब्जर्वेशन 68 इज इंक्लूडेड देयरफॉर। ठीक है, तो समीशन एक्स मेरा समीशन एक्स इज इक्वल टू 1002, इसमें मैं प्लस करूंगी 68, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमें कहा था कि अगर हम डेटा में 68 इंक्लूड करें तो हमारा मीन क्या होगा। तो मैं डेटा में जो है वो 68 जो है वो इंक्लूड करके देख लेती हूँ कि मेरा मीन क्या होगा। तो मैंने क्या करा, अच्छा ये जो इंक्लूड और एक्सक्लूड की बात है ना, ये समीशन एक्स में होगी, क्योंकि समीशन एक्स होता है डेटा पूरा। ठीक है, हम 24 जो वैल्यूज दी हुई उसमें ऐड नहीं करेंगे, या मीन हमें दिया हुआ है हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। ये जो भी वैल्यू हमें इंक्लूड या एक्सक्लूड की दी जाएगी उसको हम समीशन एक्स में जो है ना वो सेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो समीशन एक्स इज इक्वल टू 1002 आया, जो हमने कैलकुलेट करा था। 68 हमें इंक्लूड करना है, हमने इसमें इंक्लूड करा मतलब ऐड किया। तो समीशन एक्स इज इक्वल टू, जब मैंने 1002 प्लस 68 तो 1070 मेरा समीशन एक्स आया। अब मैं मीन कैलकुलेट करूंगी। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये मैंने बताया था कि मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, ये मेरा मीन का फॉर्मूला होता है। तो जब मैं मीन कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास समीशन एक्स भी होना चाहिए, एन भी होना चाहिए। तो समीशन एक्स तो मैंने यहाँ पे न्यू कैलकुलेट कर लिया कि अगर मैंने 68 इंक्लूड करा तो मेरा समीशन एक्स हो 1070। अब मेरा एन क्या है, एन तो उन्होंने पहले दिया हुआ था ना कि 24 वैल्यूज थी, लेकिन अब मैंने एक नंबर और इंक्लूड कर लिया, तो मेरी 24 वैल्यूज की जगह अब वो 25 वैल्यूज हो गई। तो यहाँ पे मैंने ये भी शो करा कि मेरा n इज इक्वल टू 24 था, मैंने एक वैल्यू और प्लस करी। 68 आप प्लस नहीं कर दिएगा, आप इसकी क्वांटिटी प्लस करिएगा कि इसकी क्वांटिटी जो है वो 1 है। तो 24 में मैंने प्लस करा 1, तो मेरी 25 हो गई। ठीक है, ये जो समीशन x है ना ये 24 वैल्यूज का था। अब मैंने इसमें एक और वैल्यू प्लस कर दी, तो मेरा जो n है वो 24 से 25 पे पहुंच गया। ठीक है, तो समीशन x जो है वो 1070 है और n हमारा अब 25 हो गया। अब मैं कैलकुलेट करूंगी मीन ऑफ 25 वैल्यूज का। जैसे यहाँ पे 24 वैल्यूज का मीन था ना, अब मैं 25 वैल्यूज का मीन कैलकुलेट करूंगी। तो मीन इज इक्वल टू समीशन x डिवाइड बाय n, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। मीन इज इक्वल टू समीशन x हमारा 1070 था, n हमारा 25 था, 1070 को डिवाइड करा 25 से, तो मेरा आंसर आया 42.8। ठीक है, ये मीन है 25 वैल्यूज का। जब मैंने 68 को डेटा में इंक्लूड करा तो मेरा मीन जो आया है वो 42.8 है। अब मैं सेकंड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए मीन कैलकुलेट करूंगी। तो सेकंड रिक्वायरमेंट में उन्होंने कहा था इफ वैल्यू 36 इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेटा। ठीक है ना, अब डेटा से जो अगर हम डेटा से
जो है वो 36 जो वो एक्सक्लूड करते हैं, फिर हमारा मीन क्या होगा। तो इसी तरीके से मैंने बताया था कि इंक्लूड और एक्सक्लूड की जो बात है वो समीशन एक्स से रिलेटेड है। हम समीशन एक्स से उसको जो है वो लेस या ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक वैल्यू 36 की जो दी हुई है उसको मुझे लेस करनी है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले समीशन एक्स निकाला, मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। ये बेसिक फार्मूला है अनग्रुप डेटा मीन का, जो अनग्रुप डेटा मीन का जो अनग्रुप डेटा फार्मूला है वो। तो मैंने जो है वो मीन 41.75 था, समीशन एक्स हमें नहीं मालूम, एन हमारा 24 था, ठीक है। ये जो डेटा में हमें दिया हुआ है 24 वैल्यूज, ये देखें 24 वैल्यूज है और मीन हमारा 41.75 है। जिस तरीके से यहाँ पे आपने समीशन एक्स निकाला है ना, एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पर भी निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने रखा मीन, समीशन एक्स नहीं मालूम, एंड 24 लिखा। इसी तरीके से 24 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, सही है ना। तो 24 मल्टीप्लाई 41.75 ऐसे आ गया, इजिकल टू समीशन एक्स ऐसे आ गया। जब मैंने 24 को मल्टीप्लाई करा 41.75 से, तो मेरा समीशन एक्स है 1002। इफ एन ऑब्जर्वेशन 36 इज एक्सक्लूडेड, देयरफॉर वही वर्डिंग लिखी, बस क्या फर्क है, यहाँ पे वैल्यू 36 है और वहाँ पे इंक्लूडेड की बात है, यहाँ पे एक्सक्लूडेड की बात है। तो समीशन एक्स इज इक्वल टू 102, ठीक है। मैंने समीशन एक्स जो लिखा 1002, इसमें मैंने माइनस कर देना 36, तो मेरे पास आंसर आया 966। अब ठीक है, अब मैंने बताया था कि अनग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला है मीन का वो ये है। तो मैंने मीन मालूम करना है, तो समीशन एक्स मैंने कैलकुलेट कर लिया 966। अब यहाँ पे एन भी तो होना चाहिए, यहाँ पर एन जो है वो 24 दिया है, तो ये एन जो है वो 24 ही रहेगा या कोई चेंजेस है। तो यहाँ पर चेंजेस जो है वो होगी, क्योंकि ये 24 वैल्यूज का समीशन एक्स था, ठीक है। अब मैंने इस समीशन एक्स में से एक वैल्यू है 36 की जो मैंने माइनस कर दी है। तो मेरी 24 वैल्यूज तो रही नहीं, जब मैंने 24 वैल्यूज थी, अब मैंने एक नंबर माइनस कर दिया तो वो 23 हो गई, ठीक है। ये समीशन एक्स मेरा 24 वैल्यूज का था, तो इसमें मैंने एक नंबर माइनस कर दिया जो कि 36 था, तो मेरी जो 24 की जगह 23 वैल्यूज हो गई, ठीक है। इस वाले केस में जो है वो मेरी 25 हो गई थी, एन जो है वो 25 हो गया था। क्यों एन 25 हो गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नंबर इंक्लूड करा था। लेकिन यहाँ पे जो एक एन है, यहाँ पे 23 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक नंबर जो है वो माइनस कर रही हूँ, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 24 था, हमने एक नंबर माइनस करा है। अब इसी तरीके से यहाँ पे 36 माइनस नहीं करेगा, इसी क्वांटिटी माइनस करेगा। तो इसी क्वांटिटी 1 मैंने माइनस करा, तो मेरा n आया 23। कैलकुलेट मीन ऑफ 23 वैल्यूज, मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाय n। मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स हमारा 966 था और 23 वैल्यू, इसको इससे डिवाइड करा तो मेरा आंसर आया 42। तो जब मैंने 36 को एक्सक्लूड करा डेटा से, तो मेरा मीन आया 42, और यहाँ पर मैंने जो है वो 68 एक नंबर था जो कि मैंने इंक्लूड करा, तो मेरा आया मीन 42.8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन अ क्लास देयर आर 22 गर्ल्स एंड 38 बॉयज, द मीन स्कोर ऑफ अ गर्ल in an examination is 78 and the mean score of boys in 71. What is the mean score of the class? ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि एक क्लास है जिसमें 22 गर्ल्स हैं एंड 38 बॉयज, मतलब 22 गर्ल्स एंड 38 बॉयज हैं, ठीक है। और मीन स्कोर जो है गर्ल का एग्जामिनेशन में वो 78 है, ठीक है। एग्जामिनेशन में गर्ल का जो मीन स्कोर है वो 78 है, और एग्जामिनेशन में बॉयज का जो मीन स्कोर है वो है 71, ठीक है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द मीन स्कोर ऑफ द क्लास, ये अलग अलग मीन बताएंगे भाई। गर्ल्स एक क्लास, उसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने गर्ल्स का अलग बताया हुआ है मीन एंड बॉयज का अलग बताया हुआ है। अब वो क्लास का पूछ रहे हैं, मतलब उन्होंने कैटेगरी नहीं बोली, अब वो बोले कि पूरी क्लास का। यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन ज्यादा कहा जाता है कि इंटायर क्लास, मतलब अब पूरी क्लास का आप मीन बताइए कि पूरी क्लास का जो है वो मीन क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने कंबाइंड मीन हमसे पूछा है, ठीक है। कभी भी सवाल में जो है वो बिल्कुल साफ अल्फाज में नहीं कह देते कि भाई कंबाइंड मीन निकाले, इस तरीके से बात घुमा के दे देंगे, ठीक है ना। तो जब इस तरीके की बात आए कि एक क्लास उसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, अलग अलग मीन बताया हुआ है, फिर वो बाद में पूरी क्लास का हमसे मीन कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि वो कंबाइंड मीन है। तो कंबाइंड मीन के लिए सबसे पहले हम डेटा प्रिपेयर करते हैं। तो डेटा में
ठीक है। तो डेटा में सबसे पहले हम जो है यहाँ पे जो कैटेगरी दी हुई है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ की दी हुई है। तो गर्ल्स जो है, गर्ल्स की जो क्वांटिटी है और बॉयज़ की क्वांटिटी है। तो गर्ल्स की क्वांटिटी को हम N1 का नाम देंगे, क्योंकि क्वांटिटी को N कहते हैं ना, इसलिए। तो गर्ल्स की जो क्वांटिटी है उसको N1 का नाम देंगे, और जो बॉयज़ की क्वांटिटी है उसको N2 का नाम देंगे। तो N1 हमारी 22 गर्ल्स है, और N2 मीन्स बॉयज़, वो है 38। ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों की जो मीन है, ठीक है ना, अब हमारे पास एक मीन होता तो हम लिख देते, अब हमारे पास 2 मीन है। तो इसी तरीके से जब हमने गर्ल्स को N1 का नाम दिया तो इसकी मीन को हम मीन 1 का नाम देंगे। तो गर्ल्स का जो मीन था वो 78 था, इसलिए हमने मीन 1 का नाम देके 78 लिख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से हमने बॉयज़ को N2 का नाम दिया था, इसी तरीके से इसका जो मीन होगा, बॉयज़ का जो मीन है उसको हम मीन 2 का नाम देंगे। तो मीन 2 हुआ हमारा 71। ठीक है। तो ये गर्ल्स की क्वांटिटी हो गई, ये बॉयज़ की क्वांटिटी हो गई, ये गर्ल्स का मीन हो गया और ये बॉयज़ का मीन हो गया। सॉल्यूशन कंबाइंड मीन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, मीन और ये कंबाइंड का C लगा देते हैं, ये कंबाइंड मीन, इसको कंबाइंड मीन कहा जाता है। कंबाइंड मीन इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई बाय मीन 1 प्लस N2 मल्टीप्लाई बाय मीन 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है। अब देखें, एक ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर आपने, जैसे कि मैंने गर्ल्स को N1 का नाम दिया, ठीक है ना, N1 का नाम दिया, तो इसका जो मीन है ना उसको मैं मीन 1 का ही नाम दूंगी। ठीक है। मीन 2 का नाम नहीं दिएगा। जिसको आप N1 का नाम दे रहे हैं उसी के मीन को आपने मीन 1 भी कहना है, और जिसको आपने N2 का नाम दिया उसी के मीन को मीन 2 कहेंगे। जिस तरीके से मैंने गर्ल्स को N1 का नाम दिया था ना, तो इसके मीन को मैंने मीन 1 का ही नाम दिया। फिर N2 हमारा बॉयज था, तो इसके मीन को मैंने मीन 2 ही कहा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिसको आप N1 कह रहे हैं उसी के मीन को मीन 1 कहें। ठीक है। इस तरीके से आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगी। तो कंबाइंड मीन इज इक्वल टू N1 हमारा 22 था, मीन 1 हमारा 78 था, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया। N2 हमारा 38 था, मल्टीप्लाई का साइन, मीन 2 हमारा 71 था, अपॉन N1 हमारा 22 प्लस, और N1 हमारा 22 था, और N1, ठीक है, N1 जो था हमारा 22 था, प्लस और N2 जो था वो हमारा 38 था। सही है, ये मैंने 38 लिख दिया। अब मैं जो है वो मल्टीप्लाई करूंगी। कंबाइंड मीन इज इक्वल टू 22 को मैंने मल्टीप्लाई करा 78 से, तो हमारा आंसर है 1716। प्लस का साइन ऐसे ही आ गया। 38 को मल्टीप्लाई करा 71 से, तो मेरा आंसर है 2698। ठीक है। फिर 23 प्लस 38 हो गया 60। कंबाइंड मीन इज इक्वल टू 1716 को प्लस कर दिया 2698 से, तो मेरा आंसर है 4414 डिवाइडेड बाय 60। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा कंबाइंड मीन आया 73.56। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। कभी भी आपको जो है बिल्कुल साफ अल्फाज में मैंने कहा है ना कि कंबाइंड मीन नहीं दे देंगे, इस तरीके से बात घुमा के भी दे सकते हैं वो। ठीक है। तो आपने जो है इस तरीके से सवाल जब आएंगे तो वो कंबाइंड मीन ही होते हैं, कि हमें क्लास दी जाती है उसमें अलग अलग बता दिया जाता है कि भाई बॉयज़ का मीन ये है, गर्ल्स का मीन ये है, उनकी क्वान्टिटी बता दी जाती है। फिर वो कहते हैं कि पूरी क्लास का आप मीन निकालें, तो इट्स मीन वो कंबाइंड मीन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है।